नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा क्षेत्र की खबरों पर और आसपास की खबरों पर। इसके अलावा देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट दोस्तों आपको जरूर दिखाते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्षेत्र की खबरों से। और आज भादरा में दोस्तों एक बार फिर जो चिड़िया गांधी में गौ हत्या हुई थी उसको लेकर विवाद और तनाव थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, आज भी कुछ संगठनों ने ज्ञापन दिए। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू चेतना मंच और मुस्लिम समाज द्वारा भी आज ज्ञापन दिया गया। दोस्तों, कल भी अनेक संगठनों द्वारा ज्ञापन दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्व हिंदू समाज द्वारा भी कल ज्ञापन दिया गया था और इसके अलावा बार एसोसिएशन के द्वारा भी, युवा संगठन के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था और गौशाला तहसील इकाइयों द्वारा दयानंद खोखेवाला के समर्थन में भी ज्ञापन दिया गया था। अनेकों संगठनों ने और नेताओं ने, संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, सभी ने अपनी अपनी तरफ से ज्ञापन पेश किए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। और आज जो ज्ञापन है दोस्तों मुस्लिम समाज द्वारा दिया गया था, उसमें कुछ चिड़िया गांधी के भी मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा थे और अनवर कुरैशी के नेतृत्व में ये लोग उपखंड कार्यालय में आए और इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन भी दिया और बाइट भी दी। मीडिया को बताया कि कड़ी से कड़ी सजा उन दोषियों को होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा गो हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। और अगर गांव के लोग सर्वसम्मति से अगर उनको गांव से निकालते भी है तो वो उन गांव वालों के साथ है। तो इस प्रकार की मार्मिक बातें भी उन्होंने की। और दोस्तों, जिस प्रकार से घटना हुई है उसको लेकर क्या मुस्लिम समाज ने कुछ सबक लिए हैं? क्या मुस्लिम समाज के युवा भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये मामला जो हिंदू समाज की भावना से जुड़ा हुआ है उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। और दोस्तों, इसको लेकर किसी प्रकार का सोशल मीडिया में कमेंट हो या फिर धरातल पर जैसी घटना चिड़िया गांधी में हुई थी, ऐसी घटना करना एक बहुत बड़ी भूल दोस्तों आगे जाके हो सकती है। और शब्दों में इसको लेकर खटास आती है। जिस प्रकार से भाईचारा सदैव दोस्तों सदियों से इस चीज की दुहाई देते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों ही, उस भाईचारे पर आंच आती है। उसकी भाईचारे की भाईचारिता, इंसानियत दोस्तों ताक पर चली जाती है जब ऐसी घटनाएं होती है। तो मुस्लिम समाज का दोस्तों स्वागत होना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन दिया है और शांति सद्भाव कायम रखने की मांग भी की गई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की गई है। और जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए प्रदर्शन के दौरान, उनको भी प्रशासन को वापस लेने की मांग की गई है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और हिंदू चेतना मंच द्वारा भी दोस्तों ज्ञापन दिया गया। उसमें ज्ञापन में स्पष्ट हिंदू चेतना मंच द्वारा लिखा गया कि कड़ी से कड़ी दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, जो कि जैसा कि सभी लिखते हैं। और अवैध जो बुचड़ खाने आदि जो मीट की दुकानें हैं दोस्तों, उनको बंद करने की मांग की गई। धार्मिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। और जो दर्ज मुकदमे उनको वापस लेने की मांग है। और कोई जो और अन्य लोग जिन्होंने हेल्प की है, सहायता करी है, इस मामले में संलिप्तता उनकी है, उन दोषियों को भी चिन्हित करके, पहचान करके एफआईआर में उनका नाम दर्ज करना चाहिए। और इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना की पूर्णवर्ती ना हो, इसको लेकर भी प्रयास प्रशासन को करने चाहिए। और प्रदीप गोयल के नेतृत्व में दोस्तों हिंदू चेतना मंच द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसके अंदर श्रीचंद मखीजा, सुनील बड़ुएवाला, देवेंद्र बाबू, संजय खदरिया, राकेश बाएवाला, राकेश अग्रवाल आदि अनेकों लोग दोस्तों इसमें शामिल रहे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने भी दोस्तों एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कमोबत से इसी प्रकार की मांग थी। जगदीश कुमार, अशोक कुमार, नरेश कुमार, हनुमान प्रसाद, शिबू आदि अनेकों लोग उसमें भी शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों बड़ी संख्या में ज्ञापन देने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस विषय के ऊपर आज आपको विस्तार से गाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, किन राज्यों में कितना सशक्त कानून
भारत में बना है और किन राज्यों में कानून गो हत्या को लेकर नहीं है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो रामलीला समिति की रिहर्सल दोस्तों कल से विधिवत रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ की गई। और रिहर्सल में दोस्तों जो डायरेक्टर्स होते हैं, जैसा कि इस रामलीला समिति जो बड़ी रामलीला है भादरा कस्बे की, उसके डायरेक्टर हैं दारा सिंह सोनी है, पवन भार्गव है और राजू डिम्पल है, ब्रजलाल स्वामी है। उनके द्वारा नए कलाकारों को, पुराने कलाकारों को जो पात्र उनसे करवाया जाता है, जो रोल जिस पात्र का, उसके लिए उनको रिहर्सल करवाई जाती है, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि उस पात्र में फला कलाकार फिट बैठता है या नहीं। दोस्तों इसकी परख डायरेक्टर जो होते हैं रामलीला के वो करते हैं और इसको लेकर विधिवत रूप से रामलीला की कार्रवाई भी शुरू हो गई। और हर संडे को दोस्तों बैठक भी अब रामलीला समिति की होगी और उसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। धूमधाम से इस बार रामलीला का मंचन करने का विचार किया गया है। मांगीलाल गोयल को पुनः एक बार अध्यक्ष बनाया गया है रामलीला समिति का। पिछले 3-4 वर्षों से वो लगातार अध्यक्ष का कार्यभार संभाले और बहुत शानदार रामलीला उनके नेतृत्व में कोरोना काल से पहले हुई थी और उसके बाद में 2 साल कोरोना काल के चलते रामलीला का मंचन नहीं हुआ, बंद हुई। और इस बार भव्य दशहरा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर भी विचार विमर्श किए जा रहे हैं और तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों मंगलवार को एक ज्ञापन बजरंग सहारण युवा नेता द्वारा भी कृषि मंत्री के नाम उपखंड कार्यालय को सौंपा गया। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा गया कि खरीफ फसल 2021 का जो बीमा क्लेम काश्तकारों का भुगतान बाकी है वो अभी तक नहीं हुआ है और उसको लेकर जो प्रशासन की और कंपनियों की सरकार की योजना है वो सैटेलाइट से दोस्तों इसका जो आंकड़े हैं उपलब्ध करवा के भुगतान की योजनाएं बनाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ विश्वासघात है। और बजरंग सहारण ने साहब कहा कि ये बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला कार्य किया जा रहा है और कहीं ना कहीं फसल खराब होने पर जो बीमा क्लेम मिलता है भादरा क्षेत्र के इन गांव के किसान जो है वो उस बीमा क्लेम पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये भरानी क्षेत्र है और इसमें अधिकांशतया बरसात के समय पर ना होने की वजह से अधिकांशतया फसल खराब होती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर स्टेलाइट से उसका निर्धारण किया जाएगा तो उसमें बहुत सी खामियां रह जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और किसानों के हित में ये नहीं है और पूर्व की भांति ही फसलों का जो आधार बनाकर फसलों की क्रॉप कटिंग को निर्धारण करके ही बीमा भुगतान किया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और इसको लेकर 1 अगस्त को डुंगराना में सांकेतिक धरना प्रदर्शन का ऐलान भी बजरंग सहारण द्वारा कर दिया गया। तो देखते हैं दोस्तों, हमारी भी नजरें बनी रहेगी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से ये गतिविधियां होगी। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज मतगणना पर आ चुकी है और मतगणना लगभग, जब हम समाचार आपको कह रहे हैं तो 2 दौर की मतगणना पूर्ण हो चली है। और अब से कुछ देर बाद जब आप समाचार सुनकर हटेंगे या कुछ देर बाद अगर आप सोशल मीडिया या किसी टीवी चैनल को देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत की खबर आपको मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दौर की जो मतगणना हुई है दोस्तों उसमें लगभग द्रौपदी मुर्मू के खाते में जो वोटों की वैल्यूशन है दोस्तों उसके हिसाब से 4,83,299 वोट अब तक आ चुके हैं। और कुल मैं बताऊं तो यशवंत सिन्हा है उनके खाते में 1,89,876 ही वोट वैल्यूशन अभी तक आई है। और वोट का अगर जहां तक सवाल है तो दोस्तों 1886 वोट अब तक कुल पोल हो चुके हैं 2 दौर की मतगणना में। और इन 1886 वोटों में से अकेले द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 1349 वोट प्राप्त कर लिए हैं 2 दौर की मतगणना में। और उनकी वोट वैल्यू अगर देखें तो 4,83,299 बैठती है और 537 वोट ही प्राप्त कर पाए हैं यशवंत सिन्हा और उनके वोट की वैल्यू बैठती है 1,89,876। तो इस हिसाब से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग
तय माना जा रहा है। और एक नई खबर दोस्तों ये भी आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और ये कहा है कि हमें पूछकर आपने कैंडिडेट नहीं बनाया। और विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि टीएमसी इस जो मतदान प्रक्रिया होगी, चुनाव होगा, उसमें भाग नहीं लेगी, क्योंकि आज टीएमसी का उम्मीदवार था दोस्तों यशवंत सिन्हा। और आज जब यशवंत सिन्हा बुरी तरह से हार रहे हैं द्रौपदी मुर्मू से, तो इसको लेकर संभवतः ये प्रतिक्रिया, ये टिप्पणी आई होगी। लेकिन जीत का सेहरा तो जो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों उसके सर ही बंधेगा। और देश को मिलने जा रही है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसकी तैयारियां जश्न की भारतीय जनता पार्टी के देश के हर कार्यालय में की जा रही है, जिसकी सोशल मीडिया पर भी आप खबर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। अब जल्दी से हम बात करते हैं दोस्तों अन्य खबरों की ओर। तो भाड़ी खचवाड़ा सरपंचों को दिए गए धारा 38 के तहत नोटिस को वापस लेने और अधिकारी कर्मचारियों के निलंबन और बर्खास्तगी को लेकर जो सरपंच पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं दोस्तों, उनकी मांग है कि जो निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई की है वो वापस हो और जो धारा 38 के तहत नोटिस सरपंचों को दिया गया है वो वापस लिया जाए, तब जाकर ये धरना प्रदर्शन हटेगा। और नहीं तो सभी योजनाओं का बहिष्कार किया गया है, वो जारी है। समस्त राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तालाबंदी है और इसके अलावा पंचायती राज योजनाओं का भी बहिष्कार सरपंचों द्वारा किया गया। और कल जयदीप डुड्डी जो कि पूर्व संसदीय सचिव है दोस्तों, उन्होंने समर्थन दिया सरपंच यूनियन का। इसके अलावा जानसल और भादरा सड़क का शिलान्यास दोस्तों कल 22 जुलाई को सुबह 10 बजे विधायक बलवान पूनिया द्वारा भादरा के इसार बाईपास पर किया जाएगा। और इस सड़क को बनाने में जो लागत आएगी दोस्तों 34 करोड़ की लागत इसमें बनाने में आएगी और इसका शिलान्यास कल विधायक बलवान पूनिया द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो अब आपको हम बताते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से गो हत्या को लेकर हमारे देश में कानून की जहां तक बात है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कानून इसको लेकर बने हैं। लेकिन दोस्तों जरूरत है पूरे देश में गो हत्या को लेकर एक ही कानून बनाए जाने की। तो क्या ये संभव है दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हम बात करते हैं। तो क्या कहता है दोस्तों जो गो हत्या पर कानून है वो, तो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1995 में, उनमें संशोधन करके दोस्तों कुछ राज्यों में प्रतिबंध भी लगाया गया था गो हत्या पर। और भारत के 11 राज्यों में ये प्रतिबंध लागू है और कुछ राज्यों में आंशिक रूप से भी प्रतिबंध है और कुछ राज्यों में जिनकी संख्या लगभग 10 है, उन राज्यों में कोई प्रतिबंध गो हत्या पर नहीं है। दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएं तो ये कौन से राज्य है जिनमें 11 में प्रतिबंध लगा है गो हत्या पर। दोस्तों इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित है उनमें भी ये प्रतिबंध है। तो कुल मिला के ये 13 राज्य हम मान सकते हैं जिनमें प्रतिबंध है गो हत्या को लेकर। और उनमें किस प्रकार का कानून दोस्तों बना है और गो हत्या करने पर क्या सजा इन राज्यों में दी जाती है। सबसे पहले बात करें सबसे कड़े कानून की तो गुजरात का नंबर लेते हैं। गुजरात में अगर कोई गो हत्या करता है तो दोस्तों 10 लाख रुपए का सर्वाधिक जुर्माना है और 10 वर्ष की जेल है। दोस्तों 31 मार्च 2017 को एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करके गुजरात में ये व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी 2017 में। तो दोस्तों 10 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की कैद सजा, तो ये काफी हार्ड है और सजा भी है इसमें। तो गुजरात में बहुत कम मामले इसको लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में नंबर आता है हरियाणा का। हरियाणा में 1 लाख रुपया जुर्माना है गो हत्या करने पर और 10 वर्ष की कैद की सजा है। 1985 एक्ट में संशोधन करके ये बनाया गया था, 1985 से चला आ रहा है। तो ये भी कुछ कड़ा कानून हम मान सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे प्रदेश में 10,000 रुपया जुर्माना है गो हत्या करने पर और 3 से लेकर 10 वर्ष की सजाओं के प्रावधान
है अलग अलग कंडीशन में। तो ये भी दोस्तों 1985 एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करके जो है उस समय बनाया गया था। इसके अलावा अन्य राज्यों की अगर बात करें तो दोस्तों 1,000 रुपए का मात्र जुर्माना और 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा है इन शेष अलग अलग राज्यों में, जिनमें प्रतिबंध गो हत्या को किया गया है। अब उन राज्यों की बात करते हैं दोस्तों जिन राज्यों में गो हत्या पर बैन बिल्कुल नहीं है। उन राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप ये राज्य है दोस्तों। केंद्र शासित भी है और प्रदेश भी है। और बड़े प्रदेशों में अगर पश्चिम बंगाल को लिया जाए तो पश्चिम बंगाल ही आप मानिए, असम भी है उसके बाद में। तो इन राज्यों में गो हत्या पर बैन नहीं है और धड़ल्ले से यहाँ गोमांस आपको दुकानों में भी मिलता है। तो इसके अलावा दोस्तों वो कौन से राज्य है जिनमें आंशिक प्रतिबंध है, बहुत नाम मात्र का प्रतिबंध उनमें है। सजा का भी प्रावधान है, कैद का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। तो उन राज्यों में बिहार, 8 राज्य है ये, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और दीप दमन आदि ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इनमें ये प्रावधान है। तो दोस्तों जरूरत है देश में एक कानून बनने की, और एक कानून इसलिए नहीं बनता दोस्तों दक्षिण के राज्य में, क्योंकि उत्तर के जो राज्य हैं उनमें अधिकांश में, जिनमें जो 13 राज्य मैंने गिनाए जिनमें प्रतिबंध है, वो दोस्तों लगभग उत्तर के राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि, इनमें प्रतिबंध है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में ये बड़ा मुश्किल कदम है दोस्तों अगर केंद्र इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। लेकिन दोस्तों अगर केंद्र प्रतिबंध लगाए तो कोई मुश्किल भी नहीं है, इसके लिए विधेयक भी लाया जा सकता है, कानून भी बनाया जा सकता है। और आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में दोस्तों स्पष्ट बहुमत की सरकार है और हिंदुओं की आबादी जिस प्रकार से 100 करोड़ के करीब इस देश में हिंदुओं की आबादी है, उनको अगर इस प्रकार का तोहफा केंद्र सरकार देना चाहे तो दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर गायों की ही, तो एक देश ऐसा है जो कि भारत में बहुत बड़ा है दोस्तों। भारत विश्व में वो देश है जिसमें सबसे बड़ी संख्या गायों की है। सबसे बड़ी संख्या अगर किसी विश्व में किसी देश में है तो वो दोस्तों भारत है, और उसमें लगभग 28 करोड़ 17 लाख गायें भारत में कुल है। और जो पशु जनगणना है दोस्तों उनकी अगर माने तो उनका आंकड़ा 14 करोड़ 51 लाख का है। लेकिन विश्व पटल पर अगर विभिन्न एजेंसियों की गणना हम माने तो 28 करोड़ 17 लाख गायें भारत में है, और ये विश्व का पहला देश है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में गायें हैं। और जब पिछली पशु गणना हुई थी, 20वीं पशु गणना, उसमें 4.6% बढ़ोतरी भी भारत में की गई थी। लेकिन एक देश ऐसा है दोस्तों, उसकी जनसंख्या मात्र 33 लाख है, और वो भी 2005 की जनगणना में। उसके बाद में उसकी जनगणना के आंकड़े नहीं है, लेकिन 2005 की जनगणना में 33 लाख मात्र उस देश की जनगणना है। लेकिन प्रति व्यक्ति 4 गायें इस देश में है। दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, ऐसा भी दुनिया में कोई देश है कि प्रति व्यक्ति 4 गायों को पालता है, एक व्यक्ति 4 गायों को पालता है। और उरुग्वे ये देश है दोस्तों, इसका दक्षिण अमेरिका की तरफ ये देश पड़ता है। ब्राजील से इसकी सीमा लगती है, और एकमात्र देश ब्राजील से ही इसकी सीमा लगती है। तो इस देश के बारे में बताएं तो दोस्तों इसमें 33 लाख की जनगणना है, और 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए यहाँ अनाज की पैदावार होती है। एकदम पशुपालक और कृषि प्रधान देश है दोस्तों उरुग्वे, और 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए दोस्तों ये अनाज की उपलब्धता करते हैं, और किसान और पशुपालकों का देश है जैसे मैंने बताया। और अनाज, दूध, दही, मक्खन, घी ये सब इस देश द्वारा निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, और दूसरे देश इन चीजों का उरुग्वे से आयात करते हैं दोस्तों। तो कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा देश है, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है इस देश के व्यक्तियों की आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा गौ पालन से भी कितनी बड़ी कमाई हो सकती है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय
इस देश में 1,25,000 रुपया महीना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 1,90,000 डॉलर एक साल की। दोस्तों लगभग राष्ट्रीय चिन्ह इनका सूर्य है, राष्ट्रीय चिन्ह। और राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह अगर कहें तो वो गाय और घोड़ा है। तो दोस्तों ऐसा देश विश्व में है जिसका नाम उरुग्वे है। और दोस्तों सभी गायें इस देश की भारतीय नस्ल की गायें हैं। तो कितनी बड़ी और शानदार जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। और दोस्तों खेती में ये देश विश्व का नंबर 1 देश है। 1,20,00,000 गायें इस देश में है। मात्र 33 लाख की जनसंख्या है, अपनी जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा। और भारत में विश्व की माने अगर एजेंसियों की तो 28 करोड़, और अगर 20वीं पशु जनगणना की माने तो 14,51,00,000 मात्र गायें भारत में है, 140 करोड़ की आबादी में। तो दोस्तों कितना अंतर है। ब्राजील से इसकी सीमा लगती है। और 1825 से 1928 तक चले संघर्ष के दौरान ये उरुग्वे आजाद हुआ था। और लड़ाई चली थी दोस्तों स्पेन, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच। और उसके बाद में आजाद हुआ था उरुग्वे। तो ये है दोस्तों एक गौओं को पालने वाले पशुपालक देश उरुग्वे की दिलचस्प जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में हम दोस्तों जानकारी देते हैं। और आज 21 जुलाई को क्या विशेष दिवस है इसकी जानकारी दे तो 1930 में आनंद बख्शी गीतकार भी है और दोस्तों देश के जाने माने कवि भी रहे हैं, उनका जन्म आज के दिन हुआ। और इसके अलावा भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल का आज के दिन निधन हुआ था दोस्तों 2009 में। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत करते हैं नोहर से मंडी के भाव की। मूंग 5750 रुपए प्रति क्विंटल, मोट के भाव 7502, चना के भाव 4640, सरसों के भाव 6525, ग्वार के भाव 4805 और गेहूं के भाव 2141। नोहर मंडी में अरंडी के भाव 4254 रुपए प्रति क्विंटल बिके हैं। और संग्रिया मंडी में सरसों दोस्तों 6200 रुपए और गेहूं के भाव 2053 रुपए, जौ के भाव 2406 रुपए। रायसी नगर मंडी में ग्वार बिका है 4741 रुपए, गेहूं बिकी है 2124 रुपए, सरसों बिका है दोस्तों 5980 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि चना बिका है 4591 रुपए। इलाहाबाद में नरमा बिका है 9400 रुपए, ग्वार बिका है 4700 रुपए, सरसों बिकी है 6025 रुपए, चना बिका है 4611 रुपए, गेहूं बिकी है 2030 रुपए, जबकि मूंग 5000, तारा मीरा 4900 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। और अंतिम मंडी सरसा में नरमा बिका है 9300 रुपए, गेहूं बिकी है 2050 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज बताएं तो 21 जुलाई को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर था दोस्तों। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर चली। 100% बादल छाए रहे। घटा टॉप बादलों की आपने आसमान में आज दिन भर भी देखी होगी, लेकिन बरसात मामूली या बूंदाबांदी ही कहीं आपको दिखाई दी होगी। लेकिन रात्रि को 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। और दोस्तों 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 1.5 mm बरसात की भी चेतावनी है। और 100% बादल रात्रि को छाए रहेंगे। 22 जुलाई को मौसम कैसा रहेगा दोस्तों? 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा। 32 से 33 डिग्री दोपहर को और मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 30 से 32 डिग्री देर शाम को रहेगा। तो सुबह 5.2 mm बरसात, दोपहर को 1.8 mm बरसात और देर शाम को 4.5 mm बरसात और रात्रि को 8.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है दोस्तों। और सुबह से लेकर रात्रि तक बादल 100% छाए रहेंगे कल भी। और हवा 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। आपको कहीं कहीं बीच में तूफान का भी एहसास होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का शाम का 7 बजे का कार्यक्रम। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।